है 2003 की मिदनापुर जेल, जहां एक नए जेलर का ट्रांसफर हुआ था। ये जेलर अलीपुर जेल से आए थे। सभी कैदियों से मिलना, उनकी कैद के दौरान उनके सुधार कार्य पर ध्यान देना और कैदियों को करीब से जानने की कोशिश करने में वो लगातार लगे रहते थे। नई जेल में आए उन्हें कुछ ही वक्त हुआ था और एक दिन यूं ही जेल में वो चक्कर लगा रहे थे जब उनकी नजर एक कैदी पर गई। सुनो, इधर आओ। हाँ, तुम, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार, शेख राजू। किस केस में अंदर आए हो? वो साहब, मेरा वो चोरी का आरोप लगा है मुझ पर साहब। जाओ। जेलर साहब को खुद भी मालूम नहीं था कि उनका शक उन्हें किस तरफ लेकर जा रहा था। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुए, कुछ पुरानी फाइल्स छानी और फिर एक फोन घुमाया। अलीपुर जेल। हाँ, सुनो, सजल बाड़वी, क्या नाम? हाँ साहब, फौजल बाड़ुई। हाँ, इसका फोटो, बैकग्राउंड का हिस्ट्री, सब कुछ कल तक चाहिए। किसी को बोलो मैंने मंगवाया है। ओके? ठीक है साहब। ये केस है शहर कोलकाता का, सजल बारुई का केस। कोलकाता के लोगों को आज भी एक किस्सा शायद भुलाए नहीं भूलता, लेकिन कुछ लोग होंगे कोलकाता में और भारत में भी जिन्होंने अखबार में इस केस के बारे में पढ़ा और फिर हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। चलिए शुरू से सुनते हैं सजल बारुई का शॉकिंग केस। ये बात 1980 की है। सजल बारुई का जन्म कोलकाता में हुआ। पैदा होने पर खुशी मनाने वाला कोई नहीं था। शायद उसकी अपनी मां भी खुश नहीं थी। सजल की मां मिनोती और पिता सुबल बारुई एक नाजायज रिश्ते में थे। सजल उसी नाजायज रिश्ते की संतान था। नाजायज रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन संतान नहीं। सुबल बारुई अपनी पहली पत्नी नियोती बारुई और एक बेटे को छोड़कर सजल की मां मिनोती के पास आए थे। लेकिन सजल के पैदा होने के बाद कुछ साल बीते और सुबल बारुई अपने बेटे सजल को लेकर अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौट गए। सजल, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा भाई। लेकिन मेरी माँ तो। उसको भूल जा बेटा, भूल जा। आज से यही तेरा परिवार है। परिवार, ये शब्द बहुत जल्द अपने मायने खोने वाला था। कोलकाता के दमदम इलाके के उस अपार्टमेंट में सजल अपने पिता, सौतेले भाई और सौतेली मां के साथ रहा करता था। अपनी असली मां से अलग होने का गम अक्सर सजल को सताता था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मजबूर था। सजल बारुई शुरुआत से ही खुद को उस घर में मेहमान समझता था। पिता सुबल बारुई का बर्ताव भी उसे बहुत अजीब सा लगता था। सुबल बारुई काम से थक कर घर आते पहले अपने दूसरे बेटे का हालचाल पूछते और फिर सजल का हालचाल पूछते। ये छोटी सी बात है, लेकिन सजल इसे सौतेले रिश्तों के नजरिए से देख रहा था। सजल का बर्ताव धीरे धीरे बिगड़ता गया। अक्सर कहा जाता है कि बच्चों का बर्ताव बिगड़ने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी संगत बिगड़ी हुई है। लेकिन घर के तनाव से परेशान रहने वाला सजल
आखिर में दोस्तों के बीच बैठकर ही हंसी के दो पल गुजार पाता था। शोजोल, ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का खाना। तो क्या होटल से मंगवाओ तेरे लिए? चुपचाप खा। अपने बेटे को कितने प्यार से परोसती हो और मुझसे नौकर की तरह बात करती हो। নালায়েক জবান চালাতা है। কোনো কাজের না সারাদিন ধরে ফালতু বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। क्या हमको धक्का दिया। क्या हो रहा है ये? ये बदतमीजी कर रहा है। धक्का दिया इसने मुझे। तुम मुझे मार रही थी। बदतमीजी करेगा? आज तो तुझे सिगरेट से ही जला दूंगा। निशान बन जाएगा ना तो याद रहेगा नहीं कि पापा, बदतमीजी नहीं, करने पर क्या होता है। नहीं पापा, नहीं नहीं। दवा हाथ की उंगली से छू जाए तो हम सिसकियां भरने लगते हैं। एक छोटे से बच्चे की नाजुक खाल पर जब सिगरेट बुझाई गई होगी तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका। खाल इस तरह पिघली होगी जैसे मक्खन पर गर्म छुरी। वो बच्चा चीखा होगा, नहीं पापा, नहीं। लेकिन उसकी चीखें सुनकर अनसुनी कर दी गई। लेकिन ये सिलसिला यहां नहीं रुका। इसी रोज फिर से सजल को सजा देने के लिए उसकी सौतेली मां का हाथ उठा और इस बार हाथ में एक रॉड थी। इसका एक सिरा आग में गर्म किया गया था। अकेले बन के अंधेरे में सजल बारुई डूबता जा रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि इस परिवार में परिवार जैसा कुछ भी नहीं है। सजल का बर्ताव शायद गलत था, लेकिन उसे सजा देने का ये तरीका यकीनन गलत था। एक रोज सजल अपनी पैंट में हाथ डाले टहलता हुआ अपने दोस्त रंजीत के पास पहुंचा। रंजीत ने सजल से सवाल किया कि उसने अपने हाथ पैंट में क्यों ठूंस रखे हैं। सजल ने हाथ बाहर निकाले तो मालूम हुआ कि सजल अपने हाथों पर पड़े गर्म सरिये और सिगरेट के निशान छिपा रहा था। रंजीत कुछ कहता उससे पहले ही सजल ने कहा कि उसे बदला लेना है। 16 साल 11 महीने और 7 दिन ये उम्र थी सजल बारुई की उस दिन पर जिस दिन वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसे कलकत्ता शहर कभी भुला नहीं पाएगा। और वो दिन था 22 नवंबर 1993। सजल और उसके 5 दोस्त, ये लोग आम घरों के लड़के ही थे जो टीवी और फिल्म देखकर प्रेरित हो गए थे। डिसाइड कर चुके थे कि सजल को उसका बदला दिलवा कर रहेंगे। क्लब्स और तेज धार के हथियार खरीदने गए। शाम के वक्त सजल घर में दाखिल हुआ। उसकी सौतेली मां न्योती घर पर टीवी देख रही थी। सजल दबे पांव उसके पास गया और पीछे से मां पर वार किया। जोर जबरदस्ती से उसने नियोती को एक कुर्सी के साथ बांध दिया और रस्सी इतनी कसकर बांधी गई थी कि नियोती का सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। नियोती को कुर्सी पर बांधने के बाद अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था और हो सकता है कि ये ख्याल जहन में आया ही नहीं कि किसी के भी साथ इस तरह का सलूक करना गलत है। अपेक्षा थी कि सजल अपनी मां को मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंतजार किया।
काजोल बारुई सजल का सौतेला भाई था। जैसे ही काजोल घर में घुसा, उस पर सभी लड़के टूट पड़े और उसे भी बांध गया। के 12 बज चुके थे। नियति बारुई और काजोल बारुई अलग अलग कमरों में कुर्सी से बंधे हुए थे। 12 बजे घर में दाखिल हुए सुबल बारुई। सुबल बारुई के साथ भी वही हाल होता है। जोर जबरदस्ती से उन्हें भी कुर्सी से बांध दिया जाता है। इस समय सजल के दोस्त घर की कीमती चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। गोल्ड घड़ियां, कैश, सब कुछ एक थैले में डालकर एक दोस्त घर से चला जाता है। सजल सबसे पहले अपनी माँ का खून करता है। वो अपनी माँ का गला घोंटने लगता है और धीरे धीरे न्योती बारुई दम तोड़ देती है और सजल के हाथों मारी जाती है। सजल क्या सोच रहा था? क्या उससे गुस्सा था या फिर उसे डर लग रहा था? जज्बात जो भी थे, लेकिन सच यही था, बारुई कानून की नजरों में अब एक क्रिमिनल बन चुका था। जेलर साहब ने शेख राजू को देखकर सजल बारुई की फाइल क्यों मंगवाई थी? सजल बारुई ने अपनी मां को मारने के बाद आखिर अपने सौतेले भाई और अपने पिता सुबल बारुई के साथ क्या किया, और आखिर सजल बारुई के साथ क्या हुआ, सब कुछ और बहुत कुछ बताऊंगा इंदापुर जेल के पास सर्विस क्वार्टर में। जेलर साहब रात के समय अपने बरामदे में बैठे थे। सजल बारुई से जुड़ी उस फाइल ने उस रात उन्हें जगाए रखा था। तो फाइल उन्होंने लाने को कहा था। वो फाइल अगले दिन आने वाली थी, लेकिन ये रात कटनी उनके लिए मुश्किल हो रही थी। परेशानी थी या अपने अंधेरे में चलाए तीर के निशाने पर लगने की चिंता, ये पता नहीं, मगर जेलर साहब उस बात का खुलासा करने वाले थे जो आगे के दिनों में अखबारों की हेडलाइंस बनने वाली थी। वैसे हेडलाइंस में शुमार होने की तैयारी तो उस रात सजल बारुई ने भी कर ली थी। 1993 22 नवंबर की रात कोलकाता के उस घर में सजल बारुई अपनी सौतेली मां के सीने से कान लगाकर इस बात की तसल्ली कर रहा था कि कहीं उसमें कुछ सांसें बाकी तो नहीं। उसने अपनी सौतेली मां को मार दिया था। सजल को शायद एक राहत की सांस आई। एक इंसान की सांसें छीन लेने के बाद राहत की सांस ले पाना अपने आप में एक हुनर है। वो हुनर जो सजल धीरे धीरे सीखने लगा था। अब न्योती बारुई नहीं, सिर्फ उसकी लाश कुर्सी पर बंधी हुई। सजल के कुछ दोस्त घर का कीमती सामान लेकर जा चुके थे और कुछ दोस्त रुके हुए थे। सजल बारुई इसके बाद अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने पहले अपने भाई को कई थप्पड़ मारे। बहुत अच्छा लगता था ना तुझको, जब मुझे डांट पड़ती थी, जब मुझ पर पापा सिगरेट बुझाते थे। अच्छा लगता था ना। सजल ने बात करते करते ही अपने सौतेले भाई काजोल का गला दबा दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन वो मरा नहीं। सजल ने अपने दोस्त से चाकू और कुछ धारदार हथियार मांगा।
और फिर बेलगाम जानवर की तरह अपने भाई पर वार करता चला गया। काजोल के खून में भीग चुका था सजल बारू। एक पल को उसने अपने मरे हुए भाई की लाश को घूरा। उसके मरने के बाद भी सजल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पहले मां को मारा, फिर भाई, अब बारी थी पिता की। एक पल को भी सजल के कदम रुके नहीं। अपने दोस्तों की मदद से वो अपने पिता को उसी कमरे में ले आया जिसमें नियति बारुई और काजोल बारुई की लाश कुर्सी से बंधी हुई पड़ी थी। उसने अपने पिता से कहा, कहा पापा, मैंने इन दोनों को मार दिया। कैसा लगा? इस नीच औरत को मैंने गला दबाया है और ये तुम्हारा बेटा मर ही नहीं रहा था। आप मुझे डांटते थे कि मैं ढीठ हूं, लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत ढीठ है। कितना देर तक गला दबाया दबाया, मर ही नहीं रहा था। लेकिन लेकिन मैंने सीखा है, कष्ट করলে केष्ट पावा जाए। इसीलिए मैंने थोड़ी सी होली खेल ली खून से। खेलबो होली ये कहते कहते सजल ताई कखनो अपने पिता हाय। सुबल बारुई की गर्दन को जकड़ने लगा। पूरा दम लगाकर उसके दोस्तों ने उसके पिता को पकड़ा हुआ था, लेकिन सजल सजल अपने पिता का गला नहीं दबा पाया। फिर सजल ने अपने पिता का भी वही हाल किया जो उसने अपने भाई का किया था। धारदार हथियार से कई बार वार किए और सुबल बारुई ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पहले मां, फिर भाई और फिर पिता। 3 खून करने के बाद सजल ने अपने दोस्तों की मदद से खुद को कुर्सी पर बंधवाया और फिर अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे मारे। सजल ने जैसा कहा दोस्तों ने वैसा ही किया। ये सभी लोग एक जुर्म का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने उस रात सिर्फ एक परिवार का खून नहीं किया, बल्कि अपनी अपनी मासूमियत का भी खून कर दिया था। अगले दिन दोपहर में करीबन 1 बजे पड़ोसियों को सजल के चिल्लाने की आवाज आई। लोग इकट्ठा हुए और देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। दरवाजा खोलकर जब लोग अंदर गए तो देखा कि सुबल, नियति और काजोल कुर्सी से बंधे हुए थे। ठीक उनके साथ में ही सजल बारुई भी बंधा हुआ था। सजल को कुछ चोटें आई थी, लेकिन वो जिंदा था। पड़ोसियों ने उसकी रस्सियां खोली और कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर लाशों को देखे जा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर लाशों को देख रहे थे। 3 लाशें, जिनमें से 2 लोगों को किसी धारदार हथियार से मारा गया था और एक लाश जिसे गला घोंट कर मारा गया था। सजल से कुछ सवाल जवाब किए गए। शुरुआत में लगा कि शायद वो डरा हुआ है, लेकिन जो कहानी उसने पुलिस को सुनाई उस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब घर की तलाशी ली गई तो उन्होंने देखा
कि घर में टेबल पर कटलरी साफ सुथरे तरीके से रखी हुई थी। एक लाइन में कहें, घर के अंदर सब कुछ ठीक था, अपनी जगह पर था। बस घर में रहने वाले अपनी जान खो बैठे थे। अगर ये किसी क्रिमिनल गैंग का काम था, तो आखिर वो फोन करने के बाद घर ठीक करने की कोशिश क्यों करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, जिन लोगों ने परिवार के 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था, उन लोगों ने सजल को जिंदा क्यों रहने दिया? जब पुलिस ने बैकग्राउंड खंगाला, तो मालूम हुआ कि सजल नियोती बारुई का सौतेला बेटा था। तब उन्हें पूरा केस साफ साफ समझ आ गया। फिर बाप के साथ भी होली खेला तूने? फिर क्या हुआ? हाँ, आगे बोल। फिर पापा को भी मार दिया। उसके बाद बहुत भूख लग रही थी, तो हम सारे दोस्तों ने बिस्किट और फ्रिज में से मिठाई निकाल के खाई। हम सब ने खाया और फिर घर को ठीक से साफ कर दिया, साफ किया सब कुछ, और टेबल पर मिठाई के पैसे रख दिए। मैंने फिल्मों में देखा था ऐसे करते हुए। ये फैमिली को मारते हुए डर नहीं लगा? बोल, ये माइनर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग ना। 3 खून किए है तूने। तुझे मार पड़ रही थी तो इतनी समझदारी नहीं है कि पुलिस के पास आ जाता? मेरे मन में नहीं आया साहब। खून करना तेरे मन में आ गया? हाँ, चले। माँ को मारना मन में आ गया, बाप को चाकू से मारना तेरे मन में आ गया है। लेकिन पुलिस स्टेशन का नहीं मालूम। चले, वो नहीं देखा फिल्म में कभी? बोल। इस केस की खबर ने सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता को डरा दिया था। कई पेरेंट्स ये केस सुनकर घबरा गए और साइकेट्रिक काउंसलर्स के पास हर दिन नए केसेस आने लगे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सजल और उसके सभी दोस्त की तरह ही थे। पुलिस को मालूम हुआ कि सजल को बाइबल बाई हार्ट याद थी, और ये भी मालूम हुआ कि सजल ड्रीम पेंटर है, पेंटेड डार्क फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ। बाकी के साथी प्रोशील रॉय, देबाशीष दे, आलोक शाह, समर शाह, ये सभी लोग किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं थे। वेल मैनर्ड फैमिलीज के बच्चे थे। वो बच्चे जो कि अब क्रिमिनल्स बन चुके थे। जेल की दीवारें इनका इंतजार कर रही थी, और हम एक नई सेंचुरी में दाखिल हो गए। था 2001। कोलकाता के दमदम कैंटनमेंट जेल में सजल बारुई अपनी सजा काट रहा था। वहां एक दिन अचानक उसने कहा कि उसे किडनी की समस्या हो गई है। जुलाई 11, 2001। सजल को एमआर बांगुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ टेस्ट के लिए उसे सीएनएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और फिर एक रात कोलकाता पुलिस को सजल बारुई की तलाश में भागना पड़ा। सजल हॉस्पिटल में बियर पार्टी कर रहा था। बताया जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने इस बियर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में उसकी मदद करी थी। पहली बार जब ऐसा हुआ तो गार्ड्स को थोड़ी सी रिश्वत दी गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार उन्हें पैसों के साथ साथ बियर भी दी गई। इस बियर में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। इसने ज्यादा शक ना करते हुए बियर पी, और फिर
सजल बड़ी चालाकी से हॉस्पिटल से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद कोलकाता पुलिस ढूंढती रही, लेकिन सजल बारोई बहुत दूर जा चुका था। साहब के सामने वो फाइल आ चुकी थी। फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने कांस्टेबल से कहकर शेख राजू को बुलाया। क्या हुआ साहब? क्यों क्यों बुलाया मुझे? हमको नहीं मालूम, चलो। आप बुलाया हमें? हाँ, अरे यार तुम काफी तमीजदार हो, इन क्रिमिनल्स के बीच कैसे फंस गए? मैंने कुछ किया नहीं है साहब, मेरे को फंसाया गया है। क्या नाम बोला था तुमने? शेख राजू सर। राजू, तू किसी शौजुल बाड़ुई को जानता है? शौजुल बारुई? नहीं साहब, नहीं जानता। कौन है ये? है एक, अपने फैमिली का मर्डर किया है इसने। तू तो नहीं जानता ना? नहीं साहब। है राजू, शौजुल बारुई को मैंने पकड़ लिया है। देखेगा उसको? हाँ, रुक। अरे अंदर आना। साहब। राजू, शौजुल बारुई हवलदार के हाथ में है। राजू ने जब देखा, वो हवलदार हाथ में एक आईना लिए खड़ा था। आईने में शेख राजू को अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी और आईने में सजल बारुई दिख रहा था। राजू यानी सजल बारुई ने फिर अपनी बाकी की कहानी सुनाई। से भागने के बाद सजल मुंबई चला गया था। मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सजल ने शादी कर ली। सजल इस नॉर्मल सी लगने वाली जिंदगी को जी रहा था और शायद खुश भी था, लेकिन इतने समय जेल में बिताने के बाद भी काम उसे सिर्फ एक ही आता था, और वो क्राइम। बच्चे का बाप बन चुका था सजल, मगर क्राइम का रास्ता उसे एक बार फिर कोलकाता ले आया था। फिर अपने बेटे और बीवी को किसी दूसरे शहर भेजने के बाद सजल ने शेख राजू के नाम से कोलकाता के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल होकर रॉबरीज करनी शुरू करी। लेकिन एक दिन 2003 जम्बूरी इलाके से उसे पुलिस ने एक केस में अरेस्ट किया और वापस जेल में लाकर पटक दिया। जेलर ने जब शेख राजू को देखा था तो उसे लगा कि शायद वो उसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। 2001 में जेलर ने सजल को दमदम जेल में देखा था और वहां से उसने उसकी फाइल मंगवाई और सजल का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया। एक लंबा वक्त बिताने के बाद 2010 में सजल को रिहा कर दिया गया था, लेकिन 2011 में वो एक बार फिर अरेस्ट हुआ किसी और केस में। वो लड़का जो कि एक टैलेंटेड पेंटर बन सकता था या फिर शायद एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, वो आज क्राइम के टैग को अपने नाम के साथ लगाए हुए जी रहा है। क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ा और फिर शायद कभी वापस नहीं लौट पाया।